Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. As you all know, your exam is there on 16th of February 2025, राइट। और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो ज़्यादा होने के चांसेस हैं, समवेयर अराउंड 350 और 400 सीट्स भी हो सकती हैं, राइट। तो अब हम आपके लिए लेके आए हैं एमपी रिवीजन की एक सीरीज़ जहाँ पे हम आपको रिवाइज करवाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर्स में भी उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है आपके सामने, दैट इज़ जो बहुत सारे जुडिशियल केसेस आए हैं और उन पे जो जजमेंट्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पास्ट में एमपीपीएससी पूछ चुका है, राइट। तो उनमें से बहुत सारे केस हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है, चंपकम दोराई राजन केस, केरला एजुकेशन बिल केस, गोलकनाथ केस, केशव नंदा भारती केस, मिनर्वा मिल केस, और इसके अलावा और भी हम केसेस हैं जो हम एक करके डिस्कस करेंगे, जैसे राजनारायण केस, इनके भी ईयर्स पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, आई आर कोयलो केस, वो सब एक एक करके हम इस सीरीज़ में देखेंगे। बट उसके पहले आपको मैं एक बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे प्रीलिम्स की जो क्लासेस है वो शुरू कर दी है। 7 नवंबर से क्लासेस शुरू हो गई हैं। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो डेमो ले सकते हैं। इस क्लास में हम बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही लेते हैं, केवल 50 स्टूडेंट्स का ही टारगेट है, जिनको हम पर्सनल मेंटरशिप के साथ आगे एग्ज़ाम तक पूरा सपोर्ट करेंगे, और उसको मटेरियल और क्लासेस दोनों की अवेलेबिलिटी रहेगी, और इसके साथ साथ इसमें टेस्ट सीरीज़ भी रहेगी, आप वो भी अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपने नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें और डेमो के लिए अपने आप को एक रजिस्टर करा लें और देखें कि किस तरीके से आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास इनफ मटेरियल है तो आप क्लास ज्वाइन ना करके आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं, आपका आज का टॉपिक जो है उसको हम शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, ये 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसका क्वेश्चन है, राइट। और वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द प्रिविलेंस ऑफ एफआरस ओवर डीपीएसपी इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द टू। जब भी कंफ्लिक्ट होगा फंडामेंटल राइट और किसके बीच में, डीपीएसपी के बीच में, तो कौन प्रिवेल करेगा, फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस केस में कहा था? आंसर इज स्टेट ऑफ मैड्रास वर्सेस चंपाकदम दोराई राजन केस ऑफ 1951, ठीक है। अब ये सब जो केसेस हैं इनके बारे में एक एक आप देखेंगे। यहाँ पे ही देखिए गोलकनाथ भी दिया, हो सकता है नेक्स्ट ईयर गोलकनाथ पूछ ले। केशवनंदा भारती केस ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मिनर्वा मिल केस भी बहुत बार एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। तो एक बार हम ब्रीफली इन सब अलग अलग केसेस के जजमेंट्स को सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में ही देखना है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको कहानी सुनने की ज़रूरत है, कहानी सुनना है तो मेंस की क्लास में आइए, बट यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है हम उस पर ही फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ब्रीफली अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो मैं डेफिनेटली आपको कहानी बता दूंगा। देखिए, जो पहला केस है यहाँ पे आप देख रहे हैं, दैट इज़ चंपकम दोराई राजन केस ऑफ 1951। अब ध्यान दीजिएगा कि एक और केस है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। शंकरी प्रसाद केस अलग है, चंपकम दोराई राजन केस अलग है। शंकरी प्रसाद केस भी जो है, दैट इज शंकरी प्रसाद केस, ये केस भी 1951 का है, बट दोनों में डिफरेंस है। दिस इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। दिस वन इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अभी मैं आपको समझा दूंगा। एंड चंपकदम दोराई राजन केस इज रिलेटेड टू कन्फ्लिक्ट, देख सकते हैं आप, कन्फ्लिक्ट बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी। तो अगर एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है दोनों, क्योंकि 1951 के ही केस हैं। शंकरी प्रसाद केस इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें ये बोला गया था कि जब भी आप मतलब यहाँ पे था कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वैलिडेशन ऑफ अमेंडमेंट राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट के जो अमेंडमेंट राइट्स हैं उसको वैलिडेट किया गया था, ठीक है। कि जैसे कि उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब लेके आए तो वो वैलिड था, ये बोला गया था शंकरी प्रसाद केस में कि जो भी चेंजेस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, दोज आर वैलिड। इसको भी अभी याद रखिएगा। एक और आगे वाले केस जो हम डिस्कस करने वाले हैं उससे ये रिलेट करेगा, इसके ही जजमेंट को वो केस रिवर्ट बैक कर देगा। अब जो मेन हम जिसकी बात कर रहे थे जो एग्जाम में आया, दैट इज चंपकम दोराई राजन केस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन केस ऑफ एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीएसपी द फंडामेंटल राइट विल प्रीवेल। फंडामेंटल राइट प्रीवेल करेगा जहाँ पे भी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आएगी फंडामेंटल राइट्स और
डीपीएसपी के बीच में। अब एक्चुअली ब्रीफ में सुन लीजिए आप कि ये स्टेट ऑफ मद्रास जो केस था चंपाकदम दोराईराजन वाला, उसमें ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ना स्ट्रक डाउन किया था एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एक्ट को, राइट। वो गवर्नमेंट एक्ट क्या था? कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर था एक 1927 का, उसको स्ट्रक डाउन करा था बिकॉज क्योंकि इट वॉज गिविंग रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। और आपको पता है कि कास्ट और रिलीजन के ग्राउंड पे आप किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दे सकते, तो इट वायलेटेड आर्टिकल 15 एंड 29। अब मुझे आप बताएं कि व्हाट इज आर्टिकल 15 एंड 29, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो जब इसको वायलेट कर रहा था तो इन्होंने बोल दिया कि भाई स्ट्रक डाउन कर दो, जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर है उसको हम स्ट्रक डाउन करते हैं। और ये बोला गया कि जब भी आप कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होगी एफआर और डीपीएसपी में, क्योंकि सरकार बोल रही थी कि हम कुछ डीपीएसपी को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो कोर्ट ने बोला कि जब भी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होगी तो हमेशा फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा। तो इसलिए उस ऑर्डर ऑफ 1927 को क्वैश कर दिया और बोल दिया कि नहीं, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस तरीके से रिजर्वेशन नहीं दे सकते, राइट। दिस वॉज चंपाकदम दोराईराजन केस ऑफ 1951। इनके ईयर भी याद करिएगा प्लीज़, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो टॉपिक है हमारा केरला एजुकेशन बिल, जो केरला एजुकेशन बिल केस है ऑफ 1957, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इट गेव द डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। ध्यान से सुनिएगा, आपने पहले भी सुना होगा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वो केशव नंदा भारती केस से आया था, बट डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये कहाँ से आया? केरला एजुकेशन बिल केस से आया। यहाँ पे ये बोला गया कि आपको जो भी कन्फ्लिक्ट है डीपीएसपी और एफआरस को, उनको अवॉइड करना है। डीपीएसपी शुड सप्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स रादर देन कन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्रडिक्टिंग इट, ठीक है। आपको इस तरीके से इंटरप्रेट करना है। ये जो डॉक्ट्रिन है ना हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, उसका मतलब होता है कि इस तरीके से इंटरप्रेट करें आप कॉन्स्टिट्यूशन को कि या प्रोविजंस को डीपीएसपी के और एफआरस के, कि वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करें रादर देन कन्फ्लिक्ट करने के। इसलिए इसका नाम क्या है? हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। तो केरला एजुकेशन बिल केस ने क्या किया? आपको दिया डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। पहले वाले में क्या था? चंपाकदम दोराईराजन केस में फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा। यहाँ पे बोला कि आप दोनों को साथ में लेके चलना है, इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करना है कि वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करें। अब ये जो केस था केरला एजुकेशन बिल केस, यहाँ पे भी सिमिलर सी सिचुएशन थी, राइट। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा, अब इसमें कुछ आर्टिकल्स आएंगे, वो ज़रूरी हैं याद करना। देखिए, एक एजुकेशन बिल पास किया गया था, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें ये बोला गया था कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को क्या करना है? टेक ओवर करेगा। कौन? गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगा उनको, राइट, ताकि बहुत अच्छे से उसको रेगुलेट कर पाएँ और उसमें जो जो कमियाँ हैं उसको दूर कर पाएँ। और ये एक बिल जो बिल कहाँ दिया गया? बिल पास करके असेंबली में किसको दिया गया? गवर्नर को, फॉर हिज एसेंट, ठीक है। कोई भी बिल गवर्नर के पास एसेंट में आता है अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 200, राइट। बट गवर्नर ने क्या किया? सेंट दैट पर्टिकुलर बिल टू प्रेसिडेंट्स एसेंट, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए वो बिल को भेज दिया दिल्ली। ये किस में होगा? ये आर्टिकल 201 में होगा। ये दोनों आर्टिकल याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है, राइट। गवर्नर कैन गिव हिज एसेंट और विथ होल्ड द बिल अंडर आर्टिकल 200, ठीक है। एसेंट के साथ साथ विथ होल्ड भी कर सकता है, ये भी याद रखना है आपको। या फिर अंडर आर्टिकल 201 उस पर्टिकुलर बिल को किसके कंसिडरेशन के लिए भेज देगा? प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज देगा। जब ये बिल प्रेसिडेंट के पास चले गया तो प्रेसिडेंट जी ने क्या किया? फिर आर्टिकल 143 के अंदर जो उनको पावर है, क्या पावर है अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को? कि ही कैन कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं ना, कैन कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। याद है कि नहीं आप लोग को? सी अंडर आर्टिकल 143 there is a power given to president to consult the supreme court in the matter of laws or facts that are of public importance। public importance के law और fact के लिए कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। कौन? हमारे प्रेसिडेंट।
तो प्रेसिडेंट के पास जब गया, उन्होंने कंसल्ट किया सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो बिल है ये गलत है, राइट। आप इसको इस तरीके से इंटरप्रेट मत करो कि कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो डीपीएसपी और एफआरस में। यहाँ पे क्या करो, हारमनी क्रिएट करो बिटवीन डीपीएसपी एंड एफआरस, बस यही है। यहाँ से आ गया आपका हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। ये भी का क्वेश्चन आ सकता है कि किस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन दिया गया था, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इट इज़ गोलकनाथ केस, इंटरेस्टिंग केस है 1967 का, इसको आपको याद रखना है। तो इसके पहले एक और जो आपको केस मैंने बताया था, शंकरी प्रसाद केस, ठीक है, शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951। इसमें क्या बोला गया था, दैट फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। ध्यान से देखिएगा, इसने बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हो, राइट, शंकरी प्रसाद केस ने। बट गोलकनाथ केस जो 1967 में आया, उसमें डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि फंडामेंटल राइट्स कुड नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट इवन फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपी। इनफैक्ट डीपीएसपी को भी अमेंड करने, अगर अप्लाई करना है या इम्प्लीमेंट करना है, तो भी आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। गोलकनाथ केस ने क्या कर दिया, शंकरी प्रसाद केस का जो वर्डिक्ट था उसको रिवर्ट कर दिया और बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखिए इसके बाद क्या हुआ, बोल दिया गया कि आप नहीं कर सकते अमेंडमेंट, बट सरकार वापस अब क्या करेगी, सरकार अब चेंज करेगी। तो इट लेड टू दी एडॉप्शन ऑफ, ये सब इंपॉर्टेंट है, ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। ठीक है, क्या किया गवर्नमेंट, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 लेके आ गई, जिसके कारण क्या हुआ, विच रिस्टोर्ड पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्या किया गवर्नमेंट ने, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 लाके वापस से रिस्टोर कर लिया इसको। ठीक है, क्लियर है, दैट वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपको याद रखना है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक आया है उसको, इसके पहले हम जो आर्टिकल्स अभी तक पढ़ चुके हैं, दैट इज आर्टिकल 200, 201, आर्टिकल 15, ये सारे आर्टिकल आप मुझे बताएंगे नीचे लिख के कमेंट बॉक्स में कि ये आर्टिकल्स क्या बोलते हैं, किस चीज़ से ये रिलेटेड है, राइट। तो आपकी भी एक हेल्प हो जाएगी, आपका एक रिवीजन हो जाएगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, जब भी हम कुछ डिस्कशन करते हैं, कहीं भी आते हैं, उसको एक अलग से पेज में लिख लीजिए। आप सारे के सारे 105-100 से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद नहीं कर पाएंगे, तो आपको एक कागज, एक डायरी बना लीजिए छोटी सी, उसमें सारे ये लिखते जाइए, राइट। तो ये हो गया आपका गोलकनाथ केस। अभी तक हम कौन कौन से केस देख चुके हैं, शंकरी प्रसाद केस देख चुके हैं, राइट, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपका दोराई राजन केस देख चुके हैं, वो भी 1951 का है। हमने केरला एजुकेशन बिल केस देखा 1957 का, और गोलकनाथ केस देखा हमने 1967 का। चलिए अब आगे देखते हैं कौन, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, बहुत ईजी, सबको पता होता है, केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973। यहाँ पे क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड गोलकनाथ का वर्डिक्ट जो था उसको ओवर रूल कर दिया, राइट। गोलकनाथ वर्डिक्ट में ये बोला गया था कि आप नहीं कर सकते हैं अमेंडमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट ऑल्टर इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या दे दिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इसके पहले हमने कौन सी डॉक्ट्रिन पढ़ी थी, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन डॉक्ट्रिन, राइट। ये कहाँ से आया है, ये आया था केरला एजुकेशन बिल केस से। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहाँ से है, केशव नंदा भारती केस से। अब आप सबको थोड़ा नॉलेज है तो मुझे बताएं कि डेट बताएं, केशव नंदा भारती केस की डेट क्या थी, एग्जैक्ट डेट बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, राइट। तो ये केशव नंदा भारती केस हो गया, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, जितना काम का सिर्फ उतना ही पढ़े हैं, अभी टाइम कम है। अब एक और इम्पॉर्टेंट केस है, दैट इज राजनारायण केस। अब ये राजनारायण केस क्या था, राजनारायण वॉज द पर्सन हु कंटेस्टेड इलेक्शन अगेंस्ट इंदिरा गांधी इन 1971 का जो इलेक्शन हुआ था ना, तो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में ये लड़े थे। बट बाद में इन्होंने एक केस किया, ये बोला कि इंदिरा गांधी ने मिसयूज़ किया है अपने पावर का टू विन द इलेक्शन। तो केस चला, ठीक है, केस चला, वर्डिक्ट आया। तो वर्डिक्ट किसने दिया, ये बड़े फेमस नाम है इसलिए याद रख लीजिए, जगमोहन लाल जी, ठीक है, जस्टिस जगमोहन
लाल ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ही डिक्लेयर्ड एंड ही फाउंड दैट इंदिरा गांधी is guilty of misusing government machinery for her election and he debarred Indira Gandhi from holding any elected office for next 6 years. इन्होंने क्या कर दिया, डिबार कर दिया. कब दिया ये डिसीजन, देखो ध्यान से, 12 जून को डिक्लेयर कर दिया 1975 में कि मैडम जी अब आप जो हैं 6 साल तक कोई भी इलेक्टेड ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकती. तो मैडम जी अब क्या करेंगी, धीरे से एमरजेंसी लगा देंगी. और एमरजेंसी कब लगेगी, जून में 25 तारीख को, ठीक है. तो 25 जून को 1975 को इसलिए फिर क्या इम्पोज कर दिया गया, एमरजेंसी इम्पोज कर दी गई, राइट. ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिए. इंदिरा गांधी वॉज हेल्ड गिल्टी बाय इलाहाबाद कोर्ट, ठीक है, बाय जस्टिस जगमोहन लाल जी, ठीक है, फॉर मिसयूजिंग गवर्नमेंट मशीनरी इन इलेक्शन. दिस केस इन्वॉल्व द 39th अमेंडमेंट एक्ट. कब आया 39th अमेंडमेंट एक्ट, 1975, विच सॉट टू प्लेस द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. देखिए सरकार ने क्या की, इमरजेंसी लगाई. इमरजेंसी लगाने के ठीक 1-1.5 महीने बाद क्या कर दिया, ये बोल दिया कि जो भी इलेक्शन है पीएम का और स्पीकर का, इट इज़ बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. क्लियर है, ठीक है. देखिए ध्यान से, राजनारायण जी केस हारते हैं, उसके बाद वो केस फाइल करते हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं जगमोहन लाल जी, उन्होंने गिल्टी फाइंड किया इंदिरा गांधी जी को और बार कर दिया उनको कि भाई 6 साल तक आप कोई भी इलेक्टेड ऑफिस को होल्ड नहीं कर पाएंगे. तो इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को एमरजेंसी लगा दी. उसके बाद एमरजेंसी लगाने के बाद उन्होंने क्या किया, 10 अगस्त 1975 को 39th अमेंडमेंट एक्ट लेके आई और बोल दिया कि इलेक्शन ऑफ पीएम एंड स्पीकर इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. यहाँ तक क्लियर है, राइट. चलिए आगे देखते हैं. अब मिनर्वा मिल केस, ठीक है. मिनर्वा मिल केस वेरी पॉपुलर केस ऑफ 1980. बहुत सारे इसमें जजमेंट्स आए थे, बट 2-3 हमारे काम के हैं, उनको हम देखेंगे कि क्या क्या जो एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं, डिफरेंट पीएससी और अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. इसमें ये बोला गया कि जो हार्मनी है ना और बैलेंस है बिटवीन एफआरस एंड डीपीएसपी, दीज आर एसेंशियल फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गई थी. तो मिनर्वा मिल केस में ये बोला गया कि जो हार्मनी है बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. तो कल को आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हार्मनी बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी इज ऑल्सो द एसेंशियल फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, इसमें एक और चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है विच अटेम्प्टेड टू रिड्यूस, कब आया था ये बताइए मुझे प्लीज़, ईयर बताइए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का. विच अटेम्प्टेड टू रिड्यूस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. आपने जो भी चेंज किए हैं जिसके कारण जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है कोर्ट का वो कम हो रहा है, तो उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया. ठीक, नेक्स्ट चीज, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज इन कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड इंटेंशन. ये भी बोला गया था, राइट. तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी मिनर्वा मिल केस में बोला गया है. चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, आई.आर. कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 2007 का केस है, आई.आर. कोयलो केस. दिस केस रेफर्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. अब ध्यान से दीजिए, कभी अगर एग्जाम में आपको दिखता नहीं है कि वहाँ पे पूछा है आपसे कि कौन सा केस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के साथ डील करता है, और उसमें केशव नंदा भारती केस अगर नहीं होता बट आई.आर. कोयलो केस है, तो आंसर विल बी आई.आर. कोयलो केस. नन ऑफ द अबव नहीं लगाएंगे आप. दिस केस रीएफर्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड हेल्ड दैट अमेंडमेंट्स मेड टू द 9th शेड्यूल आफ्टर April 24, 1973 would be open to judicial review. जुडिशियल रिव्यू को वो क्या रहेंगी, ओपन रहेंगी, राइट. यहाँ पे समझ में आ गया आपको इतना, ओके. तो इट ऑल्सो सेट दैट जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आने के बाद क्या क्या बोला गया, ये भी बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बाद कि हार्मनी बिटवीन द एफआर एंड डीपीएसपी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, राइट. उसके बाद आपका जो दूसरा केस हम देख रहे हैं भी आई.आर. कोयलो केस में भी यही बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बोला था कि टाइम टू टाइम हम आप बताएंगे आपको कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, राइट। और आयर कोयलो केस में बोल दिया गया फिर से बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, और ये भी बोला गया कि जो भी अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं 9 शेड्यूल में आफ्टर 24 अप्रैल 1973 उसका भी जुडिशियल रिव्यू होगा। पहले क्या होता था, इसकी कहानी हम बाद में पढ़ेंगे, आपको ब्रीफ में मैं बता देता हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी लैंड कुछ लोगों के हाथ में थी, लिमिटेड लोगों के हाथ में, तो हम कोशिश की गई कि वो सब में बांट दी जाए, राइट। तो उसके कारण एक लोग केस कर देते थे पहले कि हमारा ये राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो एक 9 शेड्यूल बनाया गया, क्योंकि पहले कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, 9 शेड्यूल बनाया गया और उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशन एक्ट्स को रखा जाता था उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था, ऐसा बोला गया। बट यहाँ पे आयर कोयलो केस में बोल देगा कि 9 शेड्यूल के अंदर भी जो रखे हुए हैं सारे के सारे एक्ट या रेगुलेशन उनका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अभी के लिए इतना ही समझिए आप। तो आयर कोयलो केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को रीअफर्म किया गया, रीएनफोर्स किया गया। 9 शेड्यूल में जो भी चीज़ें रखी जाएंगी अप्रैल 1973 के बाद में उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, और जुडिशियल रिव्यू को क्या बना दिया गया, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, राइट। नेक्स्ट केस देखते हैं, उन्ना कृष्णन, ठीक है, ये 1993 का केस है, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 21, ये याद रख लीजिए, एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 21। ये किस केस में कहा गया था, उन्ना कृष्णन केस में 1993 में कहा गया था। उसके बाद ये भी पीटी में आ चुका है पहले, पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये कब आया, पुत्तुस्वामी केस 2017 का केस है। इसमें क्या हुआ, द राइट टू प्रिवेसी वॉज डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में आता है, राइट टू प्रिवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल, कम्स अंडर विच आर्टिकल, ये भी आपसे पूछ सकता है, राइट। पुत्तुस्वामी केस से बताया गया था कि राइट टू प्राइवेसी भी रहेगा। तो ये सारे जो भी मैंने आपको अभी तक जितने भी केसेस बताए हैं, प्लीज़ डू रिवाइज दैम। जितने भी केस बताए हैं एक बार जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके इनको सुन लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, चंपकम दोराई राजन केस, राइट। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, सेकंड हमने शंकरी प्रसाद किया, ठीक है, शंकरी प्रसाद केस, ये दोनों के दोनों केस किस ईयर के हैं, ये दोनों के दोनों केस 1951 के हैं। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, हमने केरला एजुकेशन केस, एजुकेशन बिल केस, राइट, ये हमने डिस्कस किया। इसके अंदर हमने आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 देखा, और एक और आर्टिकल देखा था आर्टिकल 143 भी इसी के अंदर देखा। इसी के अंदर हमने फिर एक और चीज़ देखी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस, राइट, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, ये भी इसके अंदर में हमने देखा। फिर उसके बाद हमने कौन सा केस देखा, गोलकनाथ केस देखा। इसका भी ईयर याद करिए 1967, जिसके बाद इसको ओवरराइड करने के लिए क्या किया था, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1971 का। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने राजनारायण केस देखा, ठीक है, जिसमें वो इंदिरा गांधी वाला हमने पढ़ा, राजनारायण केस, ठीक है, 1975, राइट। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें एक एक करके आप याद कर लीजिएगा। बाकी केसेस भी याद करिएगा, आयर कोयलो केस भी हमने डिस्कस किया है अभी, राइट, हमने पुत्तुस्वामी केस भी डिस्कस किया। इन सारी चीज़ों को प्लीज़ याद कर लीजिए, एंड प्लीज़ डू गिव अस अ लाइक एंड प्लीज़ शेयर अवर कंटेंट विथ योर फेलो फ्रेंड्स इफ़ यू फाइंड इट वेरी फ्रूटफुल फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट, ताकि हमें भी इससे कुछ मोटिवेशन मिले एंड वी कैन कीप ऑन प्रोवाइडिंग वीडियोज़ लाइक दिस। आप अगर और कोई वीडियो चाहते हैं पर्टिकुलर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप किस सब्जेक्ट पे और कोई वीडियो चाहते हैं, वील डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग इट टू यू। और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।